नमस्कार, आप सबका स्वागत है समाधान सीरीज में। समाधान सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आपको तैयारी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो खाली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमको नहीं जानना बल्कि क्या है, इसे कैसे आपको पढ़ना है, सारा चीज के बारे में बताएंगे। और इस टॉपिक से बिहार दुर्गा में कम से कम 5-6 बार क्वेश्चन आया है और दूसरे कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, एक आध क्वेश्चन कंफर्म आएगा। तो इसको समझने वाले हैं। और देखिए यह जो है कि क्वेश्चन सब बिहार दुर्गा का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं खाली बिहार दुर्गा में आएगा। कोई भी एग्जाम की तैयारी कीजिएगा ना, बीपीएससी, बिहार दुर्गा, बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी, कुछ भी तैयारी कीजिए, एसएससी, सब इसमें क्वेश्चन आपको लड़ेगा। अब आते हैं, देखिए यह जो इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल से इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो यहाँ पर जानते हैं, खाली आंसर नहीं बताया जाएगा बल्कि आपको समझाया जाता है कि कैसे आपको तैयारी करना है। ये समझिए क्या है। यहाँ पर आते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। पहले तो क्या है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता क्या है, मॉन्ट्रियल है कहाँ जगह पर, किससे संबंधित है। फिर क्या है कि पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण जो संधि होता है उससे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो देखिए समझिए क्या है कि क्या है कि आपका वायुमंडल है। वायुमंडल में क्या है, कई लेयर है। नीचे होता है आपका क्षोभमंडल, यहाँ पर क्या होता है, समताप मंडल होता है। तो समताप मंडल में एक क्या पाया जाता है, लेयर पाया जाता है। इसका ओजोन का लेयर पाया जाता है। इसको ओजोन गैस परत बोलते हैं, परत कहते हैं। अभी ओजोन गैस परत क्या करता है कि देखिए सूर्य ऊपर है, तो सूर्य से क्या है कि सूर्य के प्रकाश आएगा, तो सूर्य के प्रकाश में कई सारा होता है, कई सारा रंग होता है। उसी में क्या होता है पराबैंगनी किरण। क्या होता है, पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण होता है। पराबैंगनी किरण यहाँ आएगा, अगर क्या हो गया कि पृथ्वी पर डायरेक्ट चला आएगा तो हमारा स्किन को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। स्किन संबंधित, त्वचा संबंधी बीमारी पैदा करता है। और साथ ही क्या होता है, कैंसर जैसा बीमारी का कारण बन सकता है। तो ये ओजोन परत क्या करता है कि कुछ को तो अपने पास अवशोषित कर लेता है और कुछ को यहाँ से क्या करता है, बाहर भेज देता है। ये क्या हो गया, ओजोन परत का काम गया। और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 होता है, जबकि ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 होता है। O2 की हम बात नहीं कर रहे हैं बल्कि इसकी बात करें। तो देखिए ई क्या है, ऑक्सीजन का अपरूप है। एक ही तत्व जब एक से अधिक रूप में पाया जाता है तो उसको बोलते हैं अपरूप। ओजोन किसका अपरूप है, आपको ऑक्सीजन का अपरूप है। ये कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। पूछे कौन सा मंडल पाया जाता है, समताप मंडल। देखिए ये हमारा एक अलग टॉपिक आएगा, आपका जो क्षोभ मंडल हो गया, ये सब जो मंडल होता है ना, ये अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो ओजोन परत में जो समस्या आ गया ना, इस समस्या को दूर करने के लिए जो संधि किया गया उसको हमको समझना है। पर्यावरण संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल हो सकता है सबको समझेंगे। तो आइए समझाते हैं। देखिए अब एक ओजोन परत में क्या हो गया कि यहाँ छेद हो गया। क्या हो गया, छेद हो गया। जब छेद हो गया तो क्या हुआ, ऊपर से यहाँ से लाइट वगैरह क्या हुआ, प्रकाश सूर्य का आना शुरू हुआ, पर्यावरण किरण वगैरह आना शुरू हो गया। अब आएगा तो कई तरह की समस्या पैदा करेगा। तो अब पता किया क्यों आ रहा है, तो पता चला कि जो हम लोग एसी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उससे निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या होता है कि आपका होता है क्लोरीन। आई क्लोरीन क्या करता है, आपको ओजोन को क्या करता है, तोड़ता है। और उसके कारण क्या होता है, आपको छेद हो जाता है। और उस छेद के माध्यम से क्या होता है, आपको नीचे आना शुरू हो जाता है। बोला गया कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ना इस्तेमाल करके अब क्या इस्तेमाल करें, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, एक खतरनाक नहीं होता, मतलब ओजोन परत के लिए खतरनाक आपका नहीं होता है। पहले क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है, तो क्लोरीन गैस। पूछेगा कि सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पूछेगा कि ओजोन परत को जो क्षति के लिए जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कहाँ से निकलता है, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलता है। पूछेगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पर किसका इस्तेमाल किया गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। ओके अब आते हैं। देखिए ओजोन परत को बचाने के लिए सारे देश को बोला गया। देखिए पर्यावरण जानते हैं, मान लीजिए धुआं पैदा हो रहा है तो गाड़ी तो पूरा विश्व मिल के चला रहा है ना, तो सबको प्रयास ना करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या किया गया, आपको वियना में, क्या बोले, वियना में। पहले क्या हुआ, ऑस्ट्रिया। वियना कहाँ पड़ता, ऑस्ट्रिया में है। देखिए एक आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अलग है। जबकि वियना कहाँ पड़ता है, आपको यूरोप में पड़ता है। तो वहीं पर क्या है, आपको ऑस्ट्रिया देश में ही पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपको ओजोन परत को बचाने के लिए पहला प्रयास किया गया, लेकिन यह प्रयास क्या रहा, असफल रहा। फिर क्या हुआ, कनाडा में, कहा, कनाडा में जो है क्या है, मॉन्ट्रियल। क्या हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया, मॉन्ट्रियल। ये भी क्वेश्चन पूछता है कौन सा, कहा है, कहाँ में, तो कनाडा में। कनाडा में एक प्रयास किया गया।
और वहां पर बोला गया कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका इस्तेमाल ना करके हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करेंगे, तो ओजोन का लेयर क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। हुआ भी यही भी, यह बोल सकते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे बोल सकते हैं कि सफल संधि में से क्या एक है। और इसका भी संबंध किससे है, ओजोन परत का संरक्षण। तो देखिए मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन परत के संरक्षण या ओजोन लेयर के संरक्षण से संबंधित संधि कौन है, तो वहाँ आंसर होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना। लेकिन वियना कन्वेंशन का भी संबंध क्या है, ओजोन परत के संरक्षण से, लेकिन ये जनरली आपको नहीं पूछता है, यही वाला क्या करता है, आपको पूछता है। तो आइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो आपका ओजोन परत के संरक्षण, ये क्या हो जाएगा आपको, ओजोन परत के संरक्षण, क्या हो जाएगा, ओजोन परत के संरक्षण हो जाएगा। ठीक है, सुनिएगा। अब जानते हैं हम दो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, एक क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉन्ट्रियल। एक क्या है होता है मॉन्ट्रियस, क्या होता है आपको, मॉन्ट्रियस होता है, मॉन्ट्रियस होता है, मॉन्ट्रियस होता है। सुनिएगा कि जो मॉन्ट्रियल है कहाँ है, कनाडा में, कहाँ आपको, कनाडा में है। जो कि आपका मॉन्ट्रियस है ये पड़ता है कहाँ, स्विट्जरलैंड, कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड पड़ता है। जहां से नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि हम स्विस बैंक से लाएंगे काला धन, वही स्विट्जरलैंड में पड़ता है आपको मॉन्ट्रियस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ओजोन परत के संरक्षण से, ओजोन परत के संरक्षण से है। लेकिन जब मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड बोलेगा तो क्या होता है आपको, आर्द्र भूमि, क्या होता है आपको, आर्द्र भूमि के संरक्षण से, आर्द्र भूमि के संरक्षण से। आर्द्र भूमि को बोलते हैं वेटलैंड, क्या बोलते हैं, वेटलैंड, वेटलैंड बोलते हैं। इतने वेटलैंड क्या होता है, देखिए समझिएगा, जैसे जहां पर भी पानी हो, चाहे धान का खेत हो, चाहे गड्ढा हो, गुड्डी हो, तालाब हो, है ना, ये सब क्या है, वेटलैंड, जहां जहां पानी है सब क्या हो गया, वेटलैंड। वेटलैंड कई सारा जीव जंतु का निवास स्थान होता है। देखिए पर्यावरण में अगर कोई एक जीव भी खत्म हो रहा है ना, तो समझिए कि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। मतलब वेटलैंड को बचाने के लिए क्या है, आर्द्र भूमि है, मतलब वेटलैंड क्या है आपको, आर्द्र भूमि है, और इसको बचाने के लिए है मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड है। सुनिएगा, हालांकि सबसे पहले क्या हुआ कि ईरान के शहर कोची, रामसर में, रामसर में कन्वेंशन किया गया, इसी को बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। तो क्वेश्चन पूछता है कि रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है, आर्द्र भूमि के संरक्षण से, आर्द्र भूमि के संरक्षण से। तो होता क्या है कि प्रत्येक देश जो इस रामसर कन्वेंशन में आएगा, यहाँ पर लिस्ट बताना पड़ेगा कि हमारा इस साइड जो हो गया, जैसे भारत का पहला रामसर साइट क्या है, चिल्का झील है, तो यहाँ पर कई को लिस्ट बन जाएगा, कई को क्या हो जाएगा, लिस्ट बन जाएगा। समझ में, आप देखिए हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में क्या होता है कि मरीज होता है जनरल, ये क्या हो गया आपको, जनरल वार्ड हो गया, भर्ती होता है। अब इसमें से क्या हो गया कि दो व्यक्ति को बड़ा इमरजेंसी हो गया, दो व्यक्ति को क्या हो गया, इमरजेंसी हो गया, तो ये आपका इमरजेंसी वार्ड है, क्या हो गया, इमरजेंसी वार्ड। तो जिसको इमरजेंसी हो गया, इसको इमरजेंसी हो गया, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ला देते हैं, इसको यहाँ से क्या करते हैं, आपको यहाँ पर ला देते हैं। ठीक है ना। तो मतलब समझिए क्या है कि जो आपका, हम बोल रहे हैं कि रामसर लिस्ट बोलेगा या रामसर कन्वेंशन बोलेगा, तो ये आर्द्र भूमि का संरक्षण से है। लेकिन अगर पूछेगा मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, तो ये भी क्या है, आर्द्र भूमि या वेटलैंड का संरक्षण से। लेकिन अंतर क्या है ना, देखिए जो रामसर साइट को बहुत ज्यादा क्या है, खतरा है, जो रामसर साइट को बहुत ज्यादा क्या है, खतरा है, उसको डाला जाता है किसको, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में, और उसको बहुत जल्दी बचाने का प्रयास किया जाता है। तो मतलब ये हो गया कि मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड बोले या आ, रामसर कन्वेंशन बोले, दोनों का संबंध क्या है, आर्द्र भूमि के संरक्षण से। इतना समझ में आ गया। अब क्या समझना है आपको, शुरुआत से समझिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले पर्यावरण को क्या बोलते हैं, सबसे पहले पर्यावरण को बचाने का प्रयास कहा, देखिए यहाँ कई सारा क्वेश्चन निकलता है। सबसे पहले पर्यावरण को बचाने के लिए जो प्रयास किया गया 1972 में, क्या 1972 में, और ये कहा आपका, स्वीडन, क्या स्वीडन। देखिए अभी हम जो मॉन्ट्रियस बोले हैं, वो हम बोले स्विट्जरलैंड बोले हैं, आई हम स्वीडन में रहे। और स्वीडन कहाँ पड़ता है मैप में, बहुत ही ऊपर, यूरोप के क्या होता है ऊपर, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, क्या पड़ता है, ऊपर पड़ता है। तो यहाँ स्वीडन में क्या हुआ, 1972 में एक सम्मेलन किया गया, और इसको बोलते हैं पर्यावरण पर पहला सम्मेलन, पर्यावरण पर पहला सम्मेलन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पर्यावरण पर पहला सम्मेलन कब किया गया, 1972 में किया गया। कहाँ किया गया, स्वीडन में। कहाँ किया गया, स्टॉकहोम में। तो इसी को बोलते हैं स्टॉकहोम, क्या बोलते हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन। क्वेश्चन पूछेगा कि स्टॉकहोम सम्मेलन का संबंध किससे है, पर्यावरण को बचाने के लिए, कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब किया, 1972 में। पूछेगा कि आपका ये कहाँ पड़ता है, स्टॉकहोम, तो स्वीडन पड़ता है। इतना समझ में गया। अब समझिए यहाँ पर निर्णय क्या लिया गया कि पर्यावरण को बचाने के लिए एक संस्था बनाएंगे, यूनेप, यूनेप क्या बनाएंगे, यूनेप बनाएंगे। यूनेप का फुल फॉर्म होता है, देखिए जहां भी यूएन कहीं रहेगा तो होता है यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट प्रोग्राम।
यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है। तो क्या बोले कि यूनेप का फुल फॉर्म क्या था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। पूछेगा कि इसका स्थापना कब किया गया, तो आपको ये समय था क्या, जून, क्या था, जून 1972, जून 1972 में स्थापना किया गया। पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कैरोबी, क्या वो कैरोबी, कैरोबी कहाँ पड़ता है आपको, केन्या में। कैरोबी नहीं, नैरोबी नाम है, क्या ना, नैरोबी, नैरोबी नाम है, नैरोबी कहाँ पड़ता है, केन्या में। केन्या पड़ता है अफ्रीका में। अफ्रीका में क्या है, नैरोबी है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। यूनेप का फुल फॉर्म, इसका स्थापना कब हुआ, और स्थापना हुआ जनरली बोलिए 5 जून को, ठीक ना। और कहाँ हेडक्वार्टर है, नैरोबी में। देखिए ये जो सम्मेलन था ना, ये 5 जून को किया गया था, तो निर्णय लिया गया कि 5 जून को हम मनाएंगे विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाएंगे, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। पहला बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था 5 जून 1972 को, लेकिन पहला बार मनाया कब गया, तो 1973 में। देखिए दो क्वेश्चन, पहला पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को। अगला पूछेगा कि पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया, 1972 में। अगला कि पर्यावरण दिवस पहला बार कब मनाया गया, 1973 में। आई क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है, तो इसको हल्का मत लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब आते हैं, ये पर्यावरण बोल हो गया। अब समझना क्या है, आर्द्र भूमि, क्या बोले आपको, आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि इसी को बोलते हैं वेटलैंड, वेटलैंड, वेटलैंड। वेटलैंड वाला तो बता दिए। एक क्या है आपका, दो संधि है, एक है रामसर कन्वेंशन। क्या हो गया, रामसर कन्वेंशन, कन्वेंशन। रामसर कहाँ पड़ता है, ईरान में। ये भी देखिए आजकल जानते हैं दोस्त क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कोई शहर है जो पर्यावरण संबंधित जो संधि है किससे संबंधित है, अब फिर पूछता है उस शहर कहाँ है, तो रामसर कहाँ पड़ता है, ईरान में। रामसर कहाँ पड़ता है आपको, ईरान में पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्या बोले, मॉन्ट्रियस, क्या बोले, मॉन्ट्रियस, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड का संबंध किससे है आपको, आर्द्र भूमि के संरक्षण से, ठीक है। अब आते हैं, अब आते हैं कहाँ, अब आते हैं पर्यावरण, क्या बोले, सॉरी, अब आते हैं क्या, ओजोन परत। ओजोन परत बता दिए। ओजोन परत पूछेगा, ओजोन परत, इससे दो को समझना है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित दो को संधि है। एक है क्या, वियना, क्या आपको है, वियना संधि है। और एक क्या हो गया आपको, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया। तो देखिए वियना संधि 1983 में, याद रखिए 1983 में से पूछता है। और ये वाली बहुत ये आपको 1987 में याद करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से 1987 में संधि किया गया था। आई मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है आपको, कनाडा में। कहाँ, कनाडा में पड़ता है। जबकि वियना कहाँ पड़ता है, तो वियना पड़ता है आपको ऑस्ट्रिया में। कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रिया में पड़ता है। और यहाँ पर कि रामसर ईरान में पड़ता है। आई जो मॉन्ट्रियस है ये कहाँ पड़ता है आपको, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड क्या बोलते हैं, स्विट्जरलैंड बोलते हैं। यही स्विट्जरलैंड जहां पर स्विस बैंक है ना। चलिए यहाँ समझ में गया। अब आइए और कुछ और समझ देखिए। एक पूछता है आपको, तो ये हाँ, एक पूछता है आपको बासेल, और क्या पूछता है, बासेल नॉर्म्स, बासेल नॉर्म्स। एक होता है बासेल कन्वेंशन, बासेल कन्वेंशन, कन्वेंशन। देखिए बासेल कन्वेंशन पूछेगा ना, ये क्या है, खतरनाक, क्या हो गया, खतरनाक अपशिष्ट है, खतरनाक अपशिष्ट है। बासेल कन्वेंशन पूछेगा तो खतरनाक अपशिष्ट संबंध है। लेकिन बासेल नॉर्म पूछेगा तो बैकिंग से। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बासेल नॉर्म का संबंध किससे है, बैकिंग से। बासेल नॉर्म का, देखिए बासेल कन्वेंशन पूछेगा तो खतरनाक अपशिष्ट से, बासेल नॉर्म पूछेगा तो क्या हो जाएगा, बैकिंग। क्या हो जाएगा आपको, बैकिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, फिर क्या बोले आपको, आइए पूछेगा बून कन्वेंशन, बून कन्वेंशन, बून कन्वेंशन। तो सुनिए, कई सारा पक्षी होता है कि एक देश से दूसरे देश में यात्रा करता है। कोई खास मौसम में पक्षी के रहने के लिए स्थिति होता है, तो देखते हैं क्या होता है। किसी दानापुर एरिया में देखिएगा तो बरसात के समय जानते हैं दूसरा जगह से पक्षी आता है। आप सुनते होंगे साइबेरियन के, देखो राजस्थान में पार्क है केवला देव घाना पक्षी विहार। उसमें क्या होता है कि साइबेरिया से, रूस के साइबेरिया से क्या आता है, पक्षी आता है, और फिर कोई खास महीना में लौट जाता है। तो आने जाने का उसका रूट है, बीच में उसको कई तरह के खतरा का सामना करना पड़ता है। तो उस रूट को सही किया जाए, रूट में किसी तरह का उसको समस्या का सामना ना करना पड़े, उसके लिए क्या है आपको, बून कन्वेंशन। बून कन्वेंशन क्या है आपको, प्रवासी पक्षी, क्या हो गया, प्रवासी पक्षियों का संरक्षण से। नहीं होता है कोई पक्षी के मार ही दिया, ही कर दिया मांस के लिए कुछ के लिए। प्रवासी पक्षियों के संरक्षण से कौन है आपको, बून कन्वेंशन। क्या हो गया आपको, बून कन्वेंशन। क्या हो गया आपको, बून कन्वेंशन हो गया। अब कुछ और आपको याद करना है, और याद क्या करना है, देखिए पृथ्वी को, क्या बोले, पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए समझौता किया गया।
ये आपको कब किया गया, इसको बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन। क्या बोलते हैं? पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन। इसी को बोलते हैं अर्थ समिट, अर्थ समिट, अर्थ समिट। देखिए दोस्त क्या पूछेगा, पृथ्वी सम्मेलन पूछेगा या पूछेगा अर्थ समिट। तो ये हुआ था कहाँ? 1992 में, 1992 में। अब कहाँ? ये रियो में। कहाँ? रियो। ऐसे नाम पूरा है, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो। ये कहाँ पड़ता है? आपको दक्षिण अमेरिका में एक देश है ब्राजील। कहाँ है? ब्राजील है। तो ब्राजील में ही जगह पड़ता है आपको रियो। तो सुनिए क्या है, पृथ्वी बचाओ सम्मेलन, पर्यावरण बचाओ सम्मेलन स्टॉकहोम में 1972 में। और उसके बाद क्या बोले कि 20 साल जोड़िएगा तब 72 20 क्या हो गया? 92। 92 में क्या हुआ? पृथ्वी बचाओ सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन, और इसको बोलते हैं अर्थ समिट। 1992 में हुआ। ये कहाँ हुआ? आपका रियो डी जेनेरो, ब्राजील में। इसी को बोलते हैं रियो सम्मेलन। क्या बोलते हैं? रियो सम्मेलन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि रियो सम्मेलन क्या है? तो पृथ्वी को बचाने का सम्मेलन, रियो सम्मेलन, रियो सम्मेलन हो गया। इतना समझ में आ गया? अब देखिए, इसी को बोलते हैं, जानते हैं, सतत विकास पर, सतत विकास पर, सतत विकास पर पहला सम्मेलन। सतत विकास पर पहला सम्मेलन कब किया गया? आपको 1992 में किया गया। कहाँ किया गया? रियो में किया गया। रियो, रियो कहाँ पड़ता है? ब्राजील में। ठीक है ना? तो देखिए ऐसा क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन पूछेगा कि सतत विकास पर पहला सम्मेलन कब किया गया? 1992 में किया गया। इसी को अर्थ समिट बोलते हैं। ये कहाँ किया गया? रियो में किया गया। कहाँ किया गया? ब्राजील में किया गया। अब जानते हैं, बिहार द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि सतत विकास पर दूसरा सम्मेलन कब किया गया था। तो आते हैं, क्या बोले? सतत विकास पर दूसरा सम्मेलन, इसको इसे करते हैं दूसरा सम्मेलन, सतत विकास पर दूसरा सम्मेलन। तो सतत विकास पर दूसरा सम्मेलन किया गया, इसमें 10 जोड़िए तो 1992 10 कितना हो गया? 2002। पहला क्या कि 2002 में किया गया। अब पूछे कहाँ किया गया? तो जोहान्सबर्ग में। कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग। ये जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है? रुक जाइए थोड़ा सा, इसको छोटा कर लेते हैं, आइए। हाँ, ये जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है आपको? दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सतत विकास पर दूसरा सम्मेलन कब किया गया? 2002 में किया गया। कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग में किया गया। जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका। तो बिहार दुर्गा में क्वेश्चन था कि सतत विकास पर दूसरा सम्मेलन कहाँ किया गया? तो जोहान्सबर्ग हो गया। अब देखिए, ये रियो है। रियो के बाद इसको बोलते हैं रियो प्लस 10, रियो प्लस 10। तो रियो के 10 साल बाद किया गया है, तो रियो प्लस 10, रियो प्लस 10 बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा सतत विकास पर तीसरा सम्मेलन, सतत विकास पर तीसरा सम्मेलन। तो सतत विकास पर जो तीसरा सम्मेलन किया गया, ये किया गया 2012 में। देखिए, 92 10 2002, 2010 से 92 अब में 10 जोड़िएगा 2002 आ जाएगा, 2002 में 10 जोड़िएगा 2012 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि यह जो हुआ है फिर से वापस कहाँ हुआ? रियो में। कहाँ हुआ? रियो। ऐसे पूरा नाम है रियो डी जेनेरो। ये कहाँ पड़ता है आपको? ब्राजील में। कहाँ? ब्राजील में। इसी को बोलते हैं दोस्त रियो प्लस 20, रियो प्लस 20। तो पूछेगा रियो प्लस 20 किसे संबंधित है? सतत विकास। फिर पूछेगा कि रियो प्लस 20 ये कहाँ हुआ? ब्राजील में हुआ। रियो प्लस 10 कहाँ हुआ? आपको जोहान्सबर्ग में हुआ। तो एक बार फिर से, सतत विकास और पहला सम्मेलन 1992 में किया गया रियो डी जेनेरो में। सतत विकास पर दूसरा सम्मेलन 2002 में किया गया जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में किया गया। रियो प्लस 10 बोला जाता है। क्या बोले कि सतत विकास पर तीसरा सम्मेलन 2012 में किया गया, इसको रियो ब्राजील में किया गया, इसको रियो प्लस 20 कहा जाता है। अब आगे चलेगा, अब सुनिएगा, पूछेगा अगला क्वेश्चन पूछेगा आपको। देखिए, प्राकृतिक आपदा। क्या बोले? प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्राकृतिक आपदा को बोलते हैं नेचुरल डाइजेस्टर। अचानक से बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सुखाड़ आ गया, सब क्या होता है? प्राकृतिक आपदा होता है। प्राकृतिक आपदा में वो क्या करना चाहिए, इसके बारे में समझौता किया गया है दो गो। एक है योकोहामा, योकोहामा। क्या बोले? योकोहामा, योकोहामा सम्मेलन। ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दुर्गा में। योकोहामा सम्मेलन। एक होता है आपको योकोहामा के अलावा क्या होता है? एक और सेंडाई। क्या होता है? सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क। सुनिए, योकोहामा सम्मेलन और सेंडाई फ्रेमवर्क दोनों का संबंध क्या है? प्राकृतिक आपदा से है। प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए प्राकृतिक आपदा के दौरान किस तरह से हमको करना चाहिए काम। यहाँ पर क्या है? आपका 1994 में, आइए आपका 2015 में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि योकोहामा सम्मेलन कब किया गया? 1994 में किया गया। फिर पूछेगा कि सेंडाई फ्रेमवर्क कब है? 2015 में।
पूछेगा कि दोनों का संबंध किससे है, प्राकृतिक आपदा या नेचुरल डिजास्टर से। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि योकोहामा और सेंडाई कौन देश में है, तो कहाँ है, जापान में। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा देश में है, जापान में। जापान में कहाँ है आपको, जापान में। आपको दोनों शहर पड़ता है। इतना जब समझ में आ गया तो इतना से काम नहीं चलेगा, अभी औ काम नहीं चलेगा, अभी औ पढ़ना पड़ेगा। औ का पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको क्योटो प्रोटोकॉल। क्या वो, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, इसका संबंध देखिए, चाहे तो बोलेगा कि कार्बन के उत्सर्जन, क्या बोलेगा, कार्बन के उत्सर्जन, कार्बन के उत्सर्जन, या चाहे तो बोलेगा जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, या तो बोलेगा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से। समझ आते हैं क्या, देखिए हम लोग क्या है ना कि फॉजिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन को जला रहे हैं। फॉजिल फ्यूल क्या होता है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसको जला रहे हैं, उससे निकलता धुआं। और धुआं के कारण क्या होता है, देखिए धुआं निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो होता क्या है कि ये क्या करता है, सूर्य की रोशनी को खींचता है, और सूर्य की रोशनी को खींचेगा तो इसको बोलते हैं कि होता क्या, इसको बोलते हैं सूर्य की रोशनी खींचेगा, पृथ्वी को गर्म करेगा। मतलब एक होता है टर्म ग्लोबल वार्मिंग, क्वेश्चन पूछता है ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन क्या होता है। पृथ्वी का औसत तापक्रम बढ़ना है ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, पृथ्वी का औसत तापक्रम बढ़ना है ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग से होता क्या, देखिए ये पृथ्वी है तो समझिए पृथ्वी का नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं, कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास औसत तापक्रम की बात करते हैं। अगर पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह नहीं रहता तो इसका टेम्परेचर -18 चला जाता डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर जीवन संभव नहीं था। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का रहना जरूरी है, लेकिन आपको पता होगा ना कि देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन है कितना, 78% है। ऑक्सीजन कितना, लगभग 21% है। ऑर्गन की बात करते हैं तो कितना है आपको, ऑर्गन आपका 0.93% है। और आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%, याद रखिएगा 0.03% है। लेकिन अब क्या है कि हम गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, फॉजिल फ्यूल कोयला वगैरह जला रहे हैं, पेड़ वगैरह काट रहे हैं, तो उससे क्या है, इससे मात्रा ज्यादा हो गया। तो अब क्या है कि पहले सूर्य की रोशनी को खींच रहा था, नहीं रहता। देखिए क्वेश्चन अगर पूछा गया अगर पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस नहीं रहता तो कितना पृथ्वी का औसत तापक्रम होता है, तो -18 होता है। लेकिन सबके रहने का कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या हो रहा है कि ज्यादा मात्रा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य अपना एक्टिविटी से निकाल रहा है। अब क्या है कि मान लीजिए 3 से कितना हो गया, 0.03 से कितना हो गया, 30% हो गया, समझाने के लिए बता रहे हैं, या 3% हो गया। पहले के अपेक्षा ज्यादा कार्बन खींचेगा, मतलब पहले के अपेक्षा क्या है कि सॉरी ज्यादा सूर्य की रोशनी खींचा जाएगा, और ज्यादा सूर्य की रोशनी खींचेगा तो क्या होगा, पृथ्वी गर्म होगा। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन। ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक तापन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार गैस कौन है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही। समझ में गया। अब देखिए क्या ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या होता है, देखिए ये क्या होगा, ग्लोब पृथ्वी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, ज्यादा निकल रहा है, तो क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा, बढ़ेगा। विश्व गर्म होगा तो जहां जहां बर्फ होगा, समुद्र में होता है, पहाड़ पर बर्फ होता है, वो बर्फ क्या होगा, पिघलेगा। और जब बर्फ क्या होगा, पिघलेगा, जब बर्फ पिघलेगा तो फिर क्या आएगा, पानी क्या आएगा, पानी आएगा, बाढ़ आएगा, है ना। बाढ़ आएगा तो शहर का शहर तबाह हो जाएगा, तो फिर बाढ़ के बाद क्या होता है, बीमारी होता है। मतलब कि देखा जाए तो यही मेन जड़ है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को हमें कम करना है। इसी के लिए क्या किया गया आपको, यहाँ कहाँ चल गया, अच्छा ये नहीं रुकिए, क्या बोले कि आपको क्योटो प्रोटोकॉल, ये आपका 1997 में, क्या बोले, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है आपको 1997 में। क्या है क्योटो प्रोटोकॉल, कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए है, जलवायु परिवर्तन से है। देखिए विश्व का जो ये मौसम एक होता है, जलवायु मौसम मतलब नहीं बोलता मौसम की तरफ तुम बदल तो ना जाओगे, अभी धूप है, छाया हो गई, मौसम हो गया। लेकिन लंबा समय में क्या पर्यावरणीय परिस्थिति है, उसको बोलते हैं जलवायु। इस सबसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से आपको जलवायु परिवर्तन भी होता है, ये भी हो सकता है। या इसी को पूछ सकता है कि इसका संबंध किससे है, ग्रीन हाउस, क्या ग्रीन हाउस गैस के इमिशन से, ये इमिशन से, इमिशन से। देखिए ग्रीन हाउस गैस ऐसा गैस होता है जो सूर्य के प्रकाश को खींचता है और औसत तापक्रम को पृथ्वी का बढ़ाता है, उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस होता है ना। तब बहुत सारा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, ये सब क्या आता है, ग्रीन हाउस गैस होता है। तो वो अलग हमारा टॉपिक है, ज्यादा बताएंगे तो फिर कंफ्यूज कर जाइएगा, तो फिलहाल इतना ही याद करने का प्रयास करना है। अब देखिए एक और जानते हैं क्या पूछता है, एक पूछता है पेरिस, क्या पूछता है, पेरिस संधि। पेरिस संधि का संबंध क्या है, क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन से। ये पेरिस कहाँ पड़ता है, तो पेरिस फ्रांस में पड़ता है। ये 2015 में, कहाँ, 2015 में हुआ था। पेरिस क्या बोले कि पेरिस, आप पेरिस संधि आपको जलवायु, क्वेश्चन पूछेगा पेरिस संधि किससे संबंधित है, तो जलवायु परिवर्तन से है। कब, 2015 में किया गया था। और ये आपको कहाँ पड़ता है, पेरिस फ्रांस में पड़ता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा।
इतना समझ में आ गया? सब आई और आते हैं। क्योटो समझ में आ गया। अब आते हैं क्या? कार्टजेना। क्या हो गया? कार्टजेना प्रोटोकॉल। कार्टजेना प्रोटोकॉल। कार्टजेना प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल हो गया। कार्टजेना प्रोटोकॉल हो गया। एक होता है नगोया प्रोटोकॉल। क्या होता है? नगोया। नगोया प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। सुनिएगा, ये कार्टजेना प्रोटोकॉल का संबंध है बायोसेफ्टी से। क्या है आपको? बायोसेफ्टी। बायोसेफ्टी। सेफ्टी। इसको बोलते हैं जैव सुरक्षा। क्या बोलते हैं? जैव सुरक्षा। कार्जेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? बायोसेफ्टी या जैव सुरक्षा से है। और नगोया प्रोटोकॉल का संबंध क्या है? जेनेटिक रिसोर्स। क्या बोले? जेनेटिक रिसोर्स के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से है। मतलब क्या है? कोई भी क्या है कि आपको देखिए, विज्ञान बहुत डेवलप कर रहा है। विज्ञान डेवलप कर रहा है, तो हम बहुत सारा जीव को जीन को चेंज कर रहे हैं उसको मानव बेनिफिट के लिए। तो उसका फायदा सबको पहुंचना चाहिए। तो वही बोलता है कि जेनेटिक रिसोर्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। उसको बोलते हैं आपको कुछ नगोया प्रोटोकॉल। तब बोलिए, जेना प्रोटोकॉल का संबंध हो गया बायोसेफ्टी से, और नगोया प्रोटोकॉल का संबंध क्या है आपको? जेनेटिक रिसोर्स। क्या हो गया आपको? जेनेटिक रिसोर्स के इक्विटेबल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इतना सारा संधि आपको याद करना था। बाकी जानते हैं दोस्त, हम एक बार आपको नोट्स पढ़ देते हैं, जो नोट्स यहाँ पर दिया गया ना, ताकि आपको बाद में पढ़ने में समस्या ना हो। आइए देखिए, यहाँ पर है कि मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? आपको हो जाएगा ओजोन परत के संरक्षण से। ओजोन परत के संरक्षण से। अब आइए आगे सुनिए। अब क्या है? थोड़ा सा रुकिए, इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, इसमें कुछ छूट ना जाना चाहिए। आइए, फिर क्या बोले? ओजोन परत से संबंधित और क्या संधि हो गया? ओजोन परत से संबंधित और संधि हो गया आपकी। एक तो क्या हो गया? वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वियना कन्वेंशन कब हुआ था? 1983 में। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। वियना कन्वेंशन, वियना कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया में पड़ता है। जबकि मॉन्ट्रियल कहाँ? कनाडा में। अब मॉन्ट्रियस कहाँ पड़ता है? आपको स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिएगा। अब क्या है कि पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल संधि समझौता से प्रश्न आता है, उसको याद करना चाहिए। आर्द्र भूमि से संबंधित क्या है? वेटलैंड से संबंधित क्या है? एक आपका रामसर कन्वेंशन है, जो ईरान में है। कहाँ? ईरान में है। और एक है मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड, जो कहाँ पड़ता है? आपका स्विट्जरलैंड में। ये भी क्या है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से है। फिर क्या बोले? स्टॉकहोम सम्मेलन, या इसी को स्टॉकहोम कन्वेंशन बोलते हैं। ये कहाँ पड़ता है? कि स्वीडन देश में पड़ता है। ये कब किया गया? 1972 में किया गया। और इसको बोलते हैं विश्व का पर्यावरण पर पहला सम्मेलन। क्या बोलते हैं? पर्यावरण पर पहला सम्मेलन। और यहाँ क्या स्थापित किया गया था आपको? यूनेप का। ये सब लिख लीजिएगा। यूनेप का स्थापना किया गया था कब? आपको 1972 में स्थापना किया गया था। किस तारीख को? 5 जून को किया गया था। इसका नैरोबी केन्या में क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक ना? और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। और एक और अगर जानना चाहिएगा तो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। क्या बोले? ग्लोबल। क्या बोले? ग्लोबल इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट आउटलुक आउटलुक रिपोर्ट। आउटलुक रिपोर्ट। क्वेश्चन पूछेगा ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो आपको यूनेप करता है। बात है ओजोन परत बता दिए, बियना मॉन्ट्रियल बता दिए। अब पृथ्वी सम्मेलन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किया गया। इसी को बोलते हैं अर्थ समिट बोलते हैं। इसी को पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं सतत विकास पर पहला सम्मेलन। इसी को बोलते हैं रियो सम्मेलन। तो ये क्या किया गया? 1992 में किया गया। तो फिर क्या बोले? सतत विकास पर 3 सम्मेलन हुआ है। तीनों याद करना है कि सतत विकास पर पहला सम्मेलन 1992 में किया गया है। कहाँ किया गया है? ब्राजील शहर रियो डी जेनेरो में किया गया है। और सतत विकास पर दूसरा सम्मेलन 2002 में किया गया है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया है। दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी को बोलते हैं रियो प्लस 10 बोलते हैं। और सतत विकास पर आपको तीसरा सम्मेलन 2012 में किया गया है, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में किया गया था वापस में। इसको रियो प्लस 20 कहा जाता है। देखिए, सतत विकास आ गया तो इसको भी समझाते हैं। सतत विकास का डिफिनेशन कई बार आपका एग्जाम पूछता है। सतत विकास क्या होता है? विकास की ऐसी प्रक्रिया जिससे हमारी आवश्यकता का पूर्ति होते रहा और भविष्य का भी आवश्यकता को पूर्ति होता रहे, उसी को सतत विकास बोलते हैं। जैसे अभी गाड़ी घोड़ा पूरा चला रहे हैं, पूरा गाड़ी चला रहा है, पूरा कार्बन निकाल रहे हैं, कार्बन निकाल रहे हैं, तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बाढ़ आ रहा है, सूखा आ रहा है, तो समस्या वाली बात ना है। वो क्या है, कितना पानी का दोहन कर रहे हैं कि पूरा पानी खत्म हो जाएगा। तो आने वाला हमारा पोता पोती कुछ बचेगा? घंटा कुछ नहीं बचेगा। तो मतलब क्या बोला गया कि हमको ऐसे विकास करना है कि हमारा जरूरत पूरा होता रहे, भविष्य में जो हमारा आने वाला जनरेशन है उसका भी जरूरत क्या हो? पूरा होता रहे। तो उसी को बोलते हैं आपको सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। और एक और चीज अगर जानना चाहिए तो सुनिए क्या होता है। ये क्या है? ब्रूट लैंड। क्या बोले? ब्रूट लैंड रिपोर्ट। ब्रूट लैंड रिपोर्ट। क्वेश्चन पूछेगा कि सतत विकास को सबसे पहले कौन परिभाषित किया था, डिफिनेशन दिया था?
ब्रुटलैंड रिपोर्ट में ही परिभाषित किया गया था। क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिफिनेशन होता है आपको बता दिया, ठीक ना। और अब कुछ और जानना चाहिए तो यूनाइटेड जो नेशन है 2015 से लेकर के 30 तक क्या है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर फोकस किया है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर गोल पर क्या किया है, फोकस किया है, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे ये क्योटो प्रोटोकॉल आपका 1997 में आया था। इसका संबंध क्या है, कार्बन के उत्सर्जन से या कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से, इसी को बोल सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन से। और एक और याद कर लीजिए, पेरिस शांति सम्मेलन, सॉरी पेरिस, देखिए पेरिस में कई तरह के संधि हुआ है, लेकिन हम पेरिस संधि पर्यावरण वाला बता रहे हैं, 2015 में किया गया है। उसका संबंध क्या है, जलवायु परिवर्तन से, तो वो आप लिख लीजिएगा। कार्जेना प्रोटोकॉल क्या हो गया आपको, जैव सुरक्षा से हो गया। जबकि नागोया प्रोटोकॉल क्या हो गया, जेनेटिक रिसोर्स का समान रूप से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और बासेल कन्वेंशन की बात किए तो खतरनाक अपशिष्ट के निपटान से हो गया। जबकि बासेल कन्वेंशन है, एक होता है बासेल नॉर्म, एक क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, तो बासेल नॉर्म का संबंध क्या है, बैकिंग से संबंधित है। वून कन्वेंशन क्या बताए हैं कि प्रवासी पक्षी, क्या बोले, प्रवासी पक्षी या माइग्रेटरी स्पीसीज से संबंधित है। फिर क्या बोले कि प्राकृतिक आपदा से संबंधित दो क्या है आपको सम्मेलन है। एक है योकोहामा सम्मेलन, जो कि 1994 में किया गया था, ये जापान में है। और क्या बोले सेंडाई फ्रेमवर्क, इसका भी संबंध क्या है, प्राकृतिक आपदा से है। और इस कब को 2015 में। अब योकोहामा और सेंडाई कहाँ आपको, जापान में। एक और ध्यान रखिएगा, एचई टारगेट, देखिए जैव विविधता को बचाने के लिए, जीव के जो विविधता होता है उसी को जैव विविधता बोलते हैं। तो जैव विविधता पृथ्वी पर आना जरूरी है, मतलब जीवन पृथ्वी पर जितना भी जीव है सबका एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कोई जीव भी क्या कमेगा तो उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। फूड चेन फूड में बताएंगे तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, आइए। तो क्या बोले, एचई टारगेट संबंध क्या है आपको, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी है। और एचई भी कहाँ जगह पड़ता है, ये भी पड़ता है आपको जापान में। कहाँ पड़ता है, जापान में।